So, hello everyone. Welcome to the Daily Answer Writing Initiative. And the question number one was, or the question number first was, critically examine the biological and the cultural factors in the human evolution. तो human evolution में कौन कौन से biological factors रहे हैं, कौन कौन से cultural factors रहे हैं, इन चीज़ों को, इन landmark events को आपने critically examine करना है. ठीक है. लैंडमार्क इवेंट्स कौन कौन से रहे हैं? बाइपेडलिज्म रहा है, टूल मेकिंग रहा है, यूजेज ऑफ हैंड्स रहा है, अपोजेबल थंब रहा है, यूज ऑफ फायर रहा है. ठीक है. आपकी जो डेंटल मॉडिफिकेशंस हैं वो रही हैं. सो दीज आर ऑल दी बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल इवेंट्स जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो होता है. और इन इवेंट्स को, इन फैक्टर्स को आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है. ठीक है. क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब आपने हर एक डायमेंशन को प्रॉपरली बताना है. हर एक डायमेंशन को ना सिर्फ टच करना है, प्रॉपरली लिखना भी है. ठीक है. तो एक आध, चाहे फॉर एग्जांपल कईयों ने क्लोथिंग वाला पॉइंट लिख रखा था, क्लोथिंग वाला पॉइंट छोड़ दीजिए अगर स्पेस आपको कम लग रही है, बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ 3 पेजेस दिए जाएंगे. तो 3 पेजेस में आपने चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना है. क्लोथिंग वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाला भी चाहे पॉइंट छोड़ दीजिए, बट जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे बाइपेडलिज्म हो गया, टूल मेकिंग हो गया, यूज ऑफ फायर हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ डेंटल पैटर्न्स हो गया, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन हो गया, इन चीज़ों को आपने लिखना ही लिखना है. 5 फैक्टर्स लिखिए, लेकिन 5 फैक्टर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करके दिखाइए, बिकॉज डायरेक्टिव आपके पास यही है. ओके. सो द फर्स्ट इज द बाइपेडलिजेशन और बाइपेडलिज्म. सो बाइपेडलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइपेडलिज्म इट डेवलप्ड अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स अगो. देखिए, हियर यू हैव क्रिटिकली एग्जामिन. क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कोई भी आपके पास इवेंट है उसके 3 डायमेंशंस आपने लिखने ही लिखने हैं. सो फर्स्ट इज वाई, ये क्यों पैदा हुआ. ठीक है. तो मतलब बाइपेडलिज्म के जो भी आपके पास हाइपोथेसिस हैं, डार्विनियन हाइपोथेसिस है, डेविस हाइपोथेसिस है, या फिर इसी को हम क्लाइमेट चेंज हाइपोथेसिस कहते हैं, लव जॉय हाइपोथेसिस है, उनको आपने लिखना ही लिखना है. द सेकेंड थिंग इज व्हेन, ये कब डेवलप हुए हैं उसको आपने लिखना ही लिखना है. एंड द थर्ड थिंग, इट इज इफेक्ट. इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, बाइपेडलिज्म का ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है वो आपको लिखना है. बाइपेडलिज्म का ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन. ठीक है. आपका जो पेल्विक गिर्डल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, फ्री हैंड्स हो गए आपके, टूल मेकिंग होनी स्टार्ट हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफेक्ट्स वाला पोर्शन सभी ने बहुत इफेक्टिवली कवर किया है. सो आई वॉन्ट बी फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन, रादर आई विल बी फोकसिंग ऑन द पोर्शन ऑफ वाई एंड व्हेन. हाइपोथेसिस के ऊपर जहां जहां पे आपके पास हाइपोथेसिस मिले हैं, स्पेशली इन बाइपेडलिज्म एंड इन टूल मेकिंग, इन द फ्री हैंड्स, तो जहां जहां पे आपके पास हाइपोथेसिस हैं मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा, और कब कब वो जो इवेंट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन एवोल्यूशन में, विल डिस्कस दैट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपेडलिज्म it was for the first time evident in Australopithecus ramidus. So in Australopithecus ramidus about 4.4 million years ago, according to Stanford, Australopithecus ramidus, it was an interconnection between the arboreal adapted apes and the terrestrial life form of the humanids. ठीक है. इस चीज को समझिए. जो एस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस था, बिकॉज वहां पे 4.4 मिलियन ईयर्स अगो देयर वर बहुत सारे आपके पास ऐसे प्रीडेटर्स थे लाइक सेबर टूथ. ठीक है.
जो कि इंसान का प्रीडेशन बहुत प्रॉपरली, बहुत इफेक्टिवली कर पाते। ठीक है, तो अगर इंसान दिन के टाइम के ऊपर, जब सेबर टूथ्स जाग रहे होते, उस टाइम के ऊपर अगर वो टेरेस्ट्रियल नीचे उतरता, ग्राउंड के ऊपर उतरता, तो सेबर टूथ्स उसको खा जाते, टाइगर्स उसको खा जाते। ठीक है, और बहुत सारे प्रेडेटर्स थे वो उसको खा जाते। तो एस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस, इसको किस तरह से हाइपोथाइज किया स्टैनफोर्ड ने? कहा गया कि दिन के टाइम के ऊपर जो एस्ट्रेलोपिथिकस था वो आर्बोरियल अडेप्टेड था, यानी कि वो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था ताकि जो टेरेस्ट्रियल प्रीडेटर्स हैं उनसे वो बच सके। ठीक है, फिर जब रात होती थी तो वो नीचे उतर आता था, एंड उसका जो फिजियोलॉजी है इट वॉज मच लाइक अरंगटान्स। वो अरंगटान्स जैसी थी। जैसे अरंगटान्स को अगर आप नीचे उतार देंगे, अगर आप उसको अरंगटान को टेरेस्ट्रियल ग्राउंड के ऊपर, जो इवन ग्राउंड हो, ठीक है, उसके ऊपर आप उतार देंगे, तो अरंगटान्स 4 पैर पे चलते चलते 2 पैर के ऊपर चलना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद 4 पैर के ऊपर हो जाएगा। सो इस तरह का जो अडेप्टेशन है ये आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस में देखने को मिला। फिर उसके बाद जो प्रॉपर अडेप्टेशन है बाइपेडलिज्म का, वो आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस में देखने को मिलता है। क्यों? हमें कैसे पता चला कि एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस में बाइपेडलिज्म बहुत अच्छा है? क्योंकि जो उसके पोस्ट क्रेनियल फीचर्स हैं, इसको कहते हैं क्रेनियम। पोस्ट क्रेनियल फीचर्स मतलब जो धड़ वाले फीचर्स हैं, निचले फीचर्स हैं, वो बिल्कुल बाइपेडलिज्म वाले हैं। बाइपेडलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं कि जो इलैक ब्लेड्स होते हैं दे आर शॉर्ट एंड ब्रॉड। ठीक है, ये वाले जो ब्लेड्स हैं दे आर शॉर्ट एंड ब्रॉड। उसके बाद जो इस्चम है इट इज शॉर्ट। ओके, ये अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल लिख दीजिए कि जो पेल्विक एनाटॉमी है वो बेसिन शेप में हो चुकी है, वो इस तरह से हो चुकी है बेसिन शेप में। जो आपके पास अगर आर्बोरियल अडेप्टेड होते हैं, एप्स की जो एनाटॉमी होती है वो बेसिन शेप में नहीं होती है, वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है। हमारी बेसिन शेप में है, इस तरह से। ठीक है, सो एंड द एनाटॉमी ऑफ हैंड्स एंड द एंकल जॉइंट्स दे वर फेवरेबल फॉर द बाइपेडलिज्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके पास बिग टो है, ठीक है, बिग टो का मतलब जो पैर का अंगूठा है, इट वॉज पैरेलल। देखिए, जब आपके पास एवोल्यूशन शुरू होता है, बाइपेडलिज्म ऐसा नहीं है कि एक दिन इंसान उठेगा और 2 पैरों के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। बाइपेडलिज्म की शुरुआत होती है, बाइपेडलिज्म की जो पहली शुरुआत है वो आपको पेल्विक एनाटॉमी बताएगी, और आपके पास जो टांगों के जॉइंट्स हैं वो बताएंगे कि जो इंसान है, जो आपके पास एनिमल है, वो कितना बाइपेडल है, वो कितना 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है। अगर तो आपके पास पेल्विक गिडल, या फिर आप पेल्विक गिडल कह सकते हो, तो अगर वो बिल्कुल इलोंगेटेड है, इसका मतलब क्या है? जितना इलोंगेटेड होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा किसी भी एनिमल के लिए 2 पैरों के ऊपर खड़ा होना, और उतना ही आसान होगा 4 पैरों के ऊपर चलना। ओके, और जितना वो एक बेसिन शेप्ड में है, ब्रॉड और शॉर्ट है, उतना इजी हो जाता है 2 पैरों के ऊपर खड़ा होना, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है 4 पैरों के ऊपर चलना। सो इट इज द फर्स्ट फीचर। जो आपके पास पेल्विक गिर्डल है, ये पहला फीचर बनता है बाइपेडलिज्म का। जो लास्ट फीचर है वो है आपके पास बिग टो का पैरेलल होना। ठीक है, ये बिल्कुल बाद में आती हैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि अगर बिग टो, आपका जो अंगूठा है, मान आपका पैर इस तरह से होता है, ठीक है, जो आपका अंगूठा है वो यहां पे होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है बाकी सारी उंगलियों से। अगर वो बिग टो इस तरह से भी है तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी चलने में।
ठीक है, दो पैरों के ऊपर चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो पैरेलल हो जाता है तो वो दो पैरों के ऊपर आप इफेक्टिवली भाग भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपका अंगूठा होगा तो चलने में दिक्कत नहीं आएगी, भागने में दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका बिग टो पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, दैट यू आर फुली अडेप्टेड टू दी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, कि आप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से पूरी तरह अडेप्ट हो चुके हो। सो यही चीजें आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस में आपको देखने को मिलती हैं, दैट द बिग टो इट इज पैरेलल। ठीक है, चीजों को इंटरेस्ट के साथ समझिए। ठीक है, इमेजिन कीजिए, चीजों को आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो ऑल सच फीचर्स दे वर लाइक ह्यूमंस देन द एप। सो व्हाट आर द हाइपोथेसिस, ये क्यों हुआ? सो द फर्स्ट इज द डार्विनियन हाइपोथेसिस। डार्विनियन हाइपोथेसिस सेड दैट मैन केम टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, कि जो इंसान है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जो पेड़ थे वो आपके पास डिसअपियर होने स्टार्ट हो गए, और जो इंसान है वो अपने भोजन के लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गया। वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गया, तो जो इंसान टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गए, जो स्पीसीज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकी, वो स्पीसीज तो दो पैरों के ऊपर खड़ा होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और वो अडेप्ट हो गई और वो आगे प्रोपोगेट हो गई। ठीक है, डार्विन यही तो कहता है ना कि इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, whosoever will adapt to the environment they will propagate, they will have reproductive success, the else they will decay. ओके, सो इसी तरह से डार्विनियन हाइपोथेसिस चलता है कि जो पेड़ हैं उनसे आपको भोजन मिलना कम हो गया, तो जो इंसान है वो भोजन ढूंढने के लिए नीचे आ गए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए, तो धीरे धीरे वो जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से टेरेस्ट्रियल नीश में वो अडेप्ट हो गए। Because now they are adapted, now they are fully adapted, their hands are free, उनके हैंड जो हैं वो फ्री हो गए, और जो हाथों से उन्होंने टूल्स बनानी स्टार्ट कर दी। दिस इज द डार्विनियन हाइपोथेसिस। उसके बाद दूसरा हाइपोथेसिस आता है, दिस इज द लव जॉय हाइपोथेसिस। लव जॉय हाइपोथेसिस क्या कहता है? वो कहता है कि इंसान जो सबसे पहले थे, दे वर द हंटर गैदरर्स, वो हंटर गैदरर्स थे, एंड देयर वॉज अ डिवीजन, सेक्शुअल डिवीजन थी, नॉट जेंडर डिवीजन बट सेक्शुअल डिवीजन थी। बिकॉज फीमेल दे, उनकी जो एनाटॉमी थी वो ज़्यादा हंटिंग वाली नहीं थी, वो ज़्यादा चीज़ों को वो हंट नहीं कर पाती थी। सो फीमेल का जो ज़्यादा रोल था, ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एनाटॉमी, इट वॉज मोर द रिप्रोडक्टिव वन। और जो बच्चा है, इंसान का बच्चा है, वो उसको उसका जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। जब औरत गर्भवती होती है, औरत का भी ख्याल रखना पड़ता है। जब औरत बच्चे को जन्म देती है, औरत का भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि औरत को वो रोल दे दिया गया रिप्रोडक्शन का, और जो इंसान है वो बाहर जाने लगा। इंसान अभी चार पैरों के ऊपर है लव जॉय के मुताबिक, कि मेल और फीमेल सबसे पहले थे, जो इंसान का जो बाइपेडलिज्म है वो उसके बाद आया है। ठीक है, तो इंसान जो है वो बाहर हंटिंग गैदरिंग के लिए जाने लगा। हंटिंग गैदरिंग के लिए उसको टूल्स बनानी पड़ी, तो टूल्स बनाने के लिए वो दो पैरों के ऊपर खड़ा हुआ। लव जॉय हाइपोथेसिस ये कहता है कि पहले आप टूल बनाना आपने शुरू किया, टूल बनाने के लिए आप धीरे धीरे आपने जो अपने हाथ हैं उसको फ्री करना स्टार्ट किया, और फ्री करने के लिए आप दो पैरों के ऊपर खड़े होने स्टार्ट हो गए। सो दिस इज द लव जॉय हाइपोथेसिस। ओके, और जो ये सबसे पहले जो विकास है ये मेल्स में स्टार्ट हुआ। सो दिस इज लव जॉय हाइपोथेसिस। एंड देन यू हैव द डेविस हाइपोथेसिस। डेविस हाइपोथेसिस या फिर क्लाइमेट चेंज हाइपोथेसिस, इट इज मच लाइक द डार्विनियन हाइपोथेसिस। जैसे डार्विनियन हाइपोथेसिस कहता है कि जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, डेविस हाइपोथेसिस भी वही बात करता है
कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, जो पेड़ थे वो चले गए, फिर उसके बाद आप नीचे आ गए, नीचे सवानाज में थे आप, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है वो आपको सवाना के इलाके में मिला है, यानी कि तब उस वक्त उस क्लाइमेट के ऊपर बड़े बड़े घास होते होंगे। तो सवाना का इलाका है, और सवाना के इलाके में अगर आपने उठ के प्रीडेटर को नहीं देखा तो आपको प्रीडेटर पकड़ लेगा। तो आपको प्रीडेटर को देखना पड़ता था रेगुलरली, क्योंकि जैसे मैंने बात की रेमिडस के बारे में कि इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट देयर वर मेनी प्रीडेटर्स, और रेमिडस हो सकता है कि सिर्फ रात के टाइम के ऊपर नीचे आता हो, दिन के टाइम वो ऊपर ही रहता हो। अब क्लाइमेट चेंज हो गया, पेड़ डिसअपियर हो गए, आपका जो इकोसिस्टम है वो सवानाज का इकोसिस्टम बन गया। अब सवाना के इकोसिस्टम में आप नीचे तो आ चुके हो, लेकिन अब आपको उठ उठ के जो प्रीडेटर्स हैं उनका ध्यान रखना है कि प्रीडेटर्स को आसपास नहीं भटकने देना है। अगर प्रीडेटर आपको आसपास दिखता है तो आपको छुपना है। तो इस केस में उठ के देखने में आपको 2 पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, और इसके कारण आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, दिस इज द डेविस हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आपको बताने हैं, बाइपेडलिज्म इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, ये लिखना ही लिखना है, इट इज वेरी एसेंशियल, बाकी कुछ लिखो ना लिखो। देन द सेकेंड थिंग इज हैंड मैनिपुलेशन एंड द टूल मेकिंग एबिलिटी। देखिए हाइपोथेसिस इसके वही हैं 2, ठीक है, एक आध ज़्यादा आ जाता है। सो अर्लीस्ट एविडेंसेस आपको टूल मेकिंग के किस में मिलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस में। बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस ही वाज यूजिंग पावर ग्रिप। पावर ग्रिप का हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज द फिंगर्स आर कार्व्ड। देखिए इस तरह से उनकी फिंगर्स हैं। जो चिंपैंजीज हैं या फिर जो आपके पास बंदर हैं, उनकी अगर फिंगर्स देखी जाएं, दे आर कार्व्ड। वो हमारे तो फ्लैट हैं, वो इस तरह से कार्व्ड होती हैं अंदर की साइड। ठीक है, कार्व्ड फिंगर्स का मतलब क्या है कि जितनी आपकी फिंगर्स ज़्यादा कार्व्ड रहेंगी, जितने आपके नेल्स जो हैं वो कार्व्ड, हमारे तो नेल्स भी फ्लैट हैं, जितने आपके नेल्स हैं वो कार्व्ड रहेंगे, तो आपको पावर ग्रिप इजी मिल जाता है। पावर ग्रिप का मतलब ये वाली ग्रिप, ब्रांच आपने झूला झूटना है या फिर ब्रांच के ऊपर लटकना है तो ये वाली ग्रिप लगेगी आपकी, इस तरह से आप ब्रांच को पकड़ोगे। ओके, तो ब्रांच को पकड़ना इजी हो जाता है अगर आपके जो हैंड हैं वो कार्व्ड रहते हैं। तो सबसे पहले एविडेंसेस हालांकि टूल मेकिंग के एफरेंसेस से मिलते हैं, बट उनकी जो फिंगर्स हैं वो कार्व्ड रहती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपके टूल्स बने होंगे सबसे पहले वो पावर ग्रिप से ही बने होंगे। ठीक है, कि आपने 2 पत्थरों को लिया, पावर ग्रिप से 2 पत्थरों को तोड़ दिया, तो एक नुकीला एज बना, उस नुकीले एज से आपने हंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसे टूल से आप बिग गेम नहीं खेल सकते हो, बड़ी गेम। बिग गेम का मतलब क्या है? आप हाथी को मार नहीं सकते हो, चीते को नहीं मार सकते हो, आप हिरन को नहीं मार सकते हो। इस ऐसे टूल से आप एक चूहे को मार सकते हो, एक कुत्ते को मार सकते हो। ठीक है, तो अर्लीस्ट एविडेंसेस हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस में मिलते हैं, लेकिन वो पावर ग्रिप यूज कर रहे थे। और धीरे धीरे जब आप होमो में आते हो तब आपके पास प्रॉपर जो टूल्स हैं वो उसके एविडेंसेस आपको मिलने स्टार्ट होते हैं। सो इसके हाइपोथेसिस क्या हैं कि टूल मेकिंग क्यों स्टार्ट हुई है? क्लासिकल व्यू ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे has been that the use of the tool it led to the distinction between the human and ape, और use of tool ही था जिसकी वजह से apes और humans अलग अलग हुए हैं। Other view is that the environmental influence and the adaptation to the non-arboreal ecological niche were more important for the early human evolution। कि आपके पास जो adaptation है, terrestrial adaptation है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुआ, फिर उसके बाद आपने टूल मेकिंग स्टार्ट की। कई इस तरह से समझते हैं कि आपने सबसे पहले टूल मेकिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद आपका टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुआ।
ओके। और रिसेंटली हमें ये पता चला है कि जो ब्रेन का एवोल्यूशन है वो बहुत बाद में हुआ है, एटलीस्ट 500,000 ईयर्स बाद में हुआ है। जो टूल मेकिंग है एस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस में वो पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, जो प्रॉपर टूल हमने बनाने स्टार्ट किए हैं वो हैबिलिस ने बनाने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैबिलिस के टाइम के ऊपर आपके पास फिंगर्स ना सिर्फ फ्लैट हो चुकी थी, आपका जो थंब है वो भी हल्का हल्का सा अपोजेबल होना स्टार्ट हुआ था। अगेन एवोल्यूशन को ऐसे नहीं समझना है कि एकदम से चीजें हो गई हैं। एफरेंसिस टू होमो हैबिलिस, आपके पास जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होनी स्टार्ट होती हैं। पहले वो जो कर्व है फिंगर्स में वो खत्म होता है, क्योंकि यू नाउ नॉट, मतलब अब आपको उस कर्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कौन सा ब्रांचेस पे लटकना है। नाउ यू कैन सी द प्रीडेटर्स, अब आप देख सकते हो प्रीडेटर्स को इधर उधर से, बिकॉज यू आर बाइपेडल नाउ। हैंड्स बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, एंड मोर ओवर यू आर इन अ सवाना। जो आपके ट्रीज हैं वो बहुत लंबे हैं, छलांग लगा के आप ट्री को नहीं पकड़ सकते हो। अब जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं वो जा चुकी हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सवानाज में लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, नीचे वाली ब्रांचेस नहीं होती हैं ट्रीज में। ओके, यू हैव अपोजेबल थंब नाउ। तो अपोजेबल थंब बाद में आता है। ठीक है, पहले आपके जो ये है आपके जो डिजिट्स हैं वो फ्लैट होते हैं, फिर उसके बाद में एट द लास्ट आपके पास प्रॉपर एक अपोजेबल थंब बनता है होमोसेपियंस में, जो अर्ली ह्यूमनेट्स से होते हैं। ओके, सो इट इज सेड कि आपके पास जो ब्रेन है वो बहुत बाद में बना है, पहले आपने टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। देन मॉडिफिकेशन इन द डेंटेशन एंड जॉ। एस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस में आपको सबसे पहले इस चीज़ का एविडेंस मिलता है कि आपका जो इनेमल है वो थिन हो चुका है। जो कैनाइन्स हैं, ये वाले टीथ हैं, दे आर स्मॉलर, वो छोटे हो चुके हैं। जो इससे पहले ह्यूमन फॉर्म्स थे या फिर होमिनिड्स थे, उनके पास बिल्कुल एप्स जैसे फीचर थे। खैर इनके भी एस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस के भी एप जैसे फीचर्स हैं, बट ही वाज लाइक चिंपैंजी। ठीक है, इनका जो इनेमल है, सबसे पहला इनेमल इनका थिन मिला है, कैनाइन्स छोटे मिले हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस में डेंटेशन हैड सम एप लाइक फीचर्स एंड सम होमो फीचर्स। ठीक है, जो इंसीजर्स थे वो बिल्कुल चिंपैंजी जैसे थे, लेकिन जो कैनाइन्स मिले आपको वो छोटे थे, लो थे, नीचे वाले प्लेटफॉर्म में थे, बट क्राउंड थे। तो हमें ये देखने को मिला है कि आपके पास कोई होमोजेनिटी नहीं है इन मॉडिफिकेशन ऑफ डेंटेशन, इन फॉर्मेशन ऑफ जॉ। होमोजेनिटी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन होता गया है, वैसे वैसे आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होता गया है। सबसे पहले जो आपके पास अर्ली ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, या फिर उनको आप कई बार पैरेंथ्रोपस कह देते हो, तो जो पैरेंथ्रोपस थे उनके पास माना जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ फूड था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से, बिकॉज क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा ना होने का मतलब कि उसमें सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा है। बिकॉज सेलुलस कंटेंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम चू करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम आपको चीज़ों को चबाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द सेलुलोज कंटेंट। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी लगती है आपको चबाने में, यू हैव लार्जर टीथ, यू हैव वाइडर जॉ, यू हैव स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास रॉ फूड कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका जो डेंटेशन है वो चेंज होता जाता है। जो मॉडर्न डेंटेशन आपके पास मिला है, जो आपके पास थिन इनेमल, कैनाइन छोटे, इंसीजर्स आपके पास छोटे,
जो ये वाला डेंटेशन है, इसकी सबसे पहले जो एवोल्यूशन है, इसका जो सबसे पहले जो आपका एविडेंस है वो होमो हैबिलिस में देखने को मिलता है। ठीक है, वाई? बिकॉज होमो हैबिलिस ही वॉज यूजिंग टूल्स, वो टूल्स को यूज कर रहा था। बिकॉज वो टूल्स को यूज कर रहा था, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ही कैन हंट गुड अमाउंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप एनिमल्स को किस तरह से हंट कर पाओगे? हंट करेंगे प्रीडेटर्स, हंट करेगा सेबर टूथ, हंट करेगा टाइगर। तो सबसे पहला जो गोश्त है, जो सॉफ्ट मीट है, वो आपके पास टाइगर ले जाएगा। फिर उसके बाद और प्रेडेटर्स आएंगे जिसको आप नहीं हंट कर सकते। आपकी बारी बिल्कुल लास्ट में है, आपके लिए बचेंगी हड्डियां, बोन्स। तो जितना बोन मैरो का जूस निकला, ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना पिएंगे, बोन मैरो का जूस पी लेंगे। उसके बाद हड्डियां बचेंगी, हड्डियों को चबाएंगे। हड्डियों को चबाने के लिए इनेमल आपको स्ट्रांग चाहिए। तो जब तक आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं बन पाएंगे, आप उस सॉफ्ट मीट को आप नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते। तो सॉफ्ट मीट को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास जब टूल्स बनी, होमो हैबिलिस के पास इफेक्टिव टूल्स में बनी, तो आपका जो डेंटेशन है वो ह्यूमन लाइक बनना स्टार्ट हो गया। देन एसिफलाइजेशन। सो एसिफलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है रिलेटिव टू बॉडी साइज बड़ा है। ठीक है, जो प्राइमेट्स के ब्रेन होते हैं रिलेटिवली टू देयर बॉडी साइज, उनका सेफेलिक क्रेनियल कैपेसिटी या फिर सेफेलिक इंडेक्स उनका ज़्यादा होता है। तो व्हाट आर द हाइपोथेसिस, क्यों ऐसा हुआ है? सो द फर्स्ट इज द आर्बोरियल थ्योरी ऑफ एलियट स्मिथ। व्हाट डज आर्बोरियल थ्योरी ऑफ एलियट स्मिथ सेड? देखिए, सबसे पहले जो इंसान था वो आर्बोरियल था। ठीक है, आर्बोरियल अडेप्टेशन का सबसे जो खास चीज़ होती है आर्बोरियल अडेप्टेशन में, वो क्या होती है कि आपके पास एक 3D विजन चाहिए आपको। ठीक है, आई वॉन्ट यूज सम टेक्निकल टर्म्स, बट आपको एक 3D विजन चाहिए। अलॉन्ग विद 3D विजन यू नीड डेक्सटेरिटी। ठीक है, एक ब्रांच को छोड़ोगे, दूसरी ब्रांच को पकड़ोगे, तीसरी ब्रांच को पकड़ोगे, चौथी ब्रांच को पकड़ोगे। ठीक है, यू हैव 3D विजन, यू हैव डेक्सटेरिटी। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने कंप्रीहेंड भी करना है। टू कंप्रीहेंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन, टू कंप्रीहेंड 3D विजन, टू कंप्रीहेंड दिस डेक्सटेरिटी, हाउ टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट थिंग्स, you need a bigger brain, more bigger brain than your body। ठीक है, तो आपके जो ब्रेन्स हैं प्राइमेट्स में वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ह्यूमंस के साथ खास क्या होता है, ह्यूमंस नीचे आ जाते हैं। ह्यूमंस आर्बोरियल अडेप्टेशन, दे आर गुड अडेप्टेड टू द आर्बोरियल एनवायरनमेंट, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो नीचे आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं। Now you have 3D vision also, you have hand dexterity also, हाथ भी आप चला सकते हो बढ़िया से, 3D विजन भी है आपके पास। Now you are bipedal also, आप बाइपेडल भी हो चुके हो, और आप प्रॉपरली अपनी बैकबोन के ऊपर, ठीक है, बैकबोन आपकी 2 कर्व से बनी होती है, थोरेसिक एंड लुम्बर। ठीक है, तो इस तरह से बैकबोन होती है, तो इसके ऊपर आप प्रॉपरली जो आपका हेड है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। सो यू कैन इनलार्ज योर ब्रेन, तो आपका जो दिमाग है वो बड़ा हो सकता है किसी भी जानवर से। सो दिस इज द आर्बोरियल थ्योरी ऑफ एलियट स्मिथ, दैट ड्यू टू डिफरेंट नीच अडेप्टेशन ड्यूरिंग द एवोल्यूशन यू हैव अ बिगर ब्रेन, एसिफलाइजेशन इज मोर। ओके, द नेक्स्ट इज द कार्टमिल थ्योरी। कार्टमिल थ्योरी कहती है कि आर्बोरियल थ्योरी में कुछ गलतियां हैं। आर्बोरियल थ्योरी में क्या क्या गलतियां हैं? वो कहती है कि कैट भी डेक्स्टर है। ठीक है, कैट भी अपने जो दोनों पंजे है उसको उसको इफेक्टिवली यूज कर सकती है।
बहुत सारे आपके पास और एनिमल्स हैं जिनके पास 3D विजन भी है, बट ह्यूमंस, ड्यू टू टूल मेकिंग, दे आर मोर इफेक्टिव इन बोथ द थिंग्स। ह्यूमंस टूल मेकिंग की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव हैं दोनों चीज़ों में। वो ज़्यादा कंप्लेक्सिटी को कंप्रीहेंड कर सकते हैं। रादर देयर वॉज नीड ऑफ कंप्रीहेंडिंग ऑल दोज कंप्लेक्सिटीज, बिकॉज टूल मेकिंग इट इज़ अ कंप्लेक्स बिजनेस। ठीक है, कोई और जो प्राइमेट्स हैं वो इतना प्रॉपरली टूल्स नहीं बना सकते हैं जितना इंसान बना पाए हैं। सो ड्यू टू दिस टूल मेकिंग, ठीक है, एंड ड्यू टू द यूज ऑफ दोज टूल्स यू डेवलप्ड योर बिगर ब्रेन। आपका जो विकास है बड़े ब्रेन का होना शुरू हो गया। फर्दर जो ये इंक्रीज है इट इज़ नॉट ग्रेजुअल। बिटवीन द पीरियड ऑफ द 4 to 2 million year ago or 2 million year ago, sorry 2 million year ago, इट शोज द इनसिग्निफिकेंट चेंज। कोई आपका जो ब्रेन का वॉल्यूम है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। बट होमो हैबिलिस के बाद आपका ब्रेन का साइज इट इंक्रीज्ड मोर देन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, पहले साल में, पहले 2 मिलियन ईयर्स में कोई ज़्यादा आपको बढ़त नहीं मिलती है फ्रॉम एफरेंसिस टू एफ्रेक्नेस। ठीक है, आपको ज़्यादा बढ़त नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हैबिलिस से जो आपका ब्रेन का साइज है वो ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देन व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स? द मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चरल फैक्टर इट इज़ द यूज़ ऑफ फायर। और फायर का सबसे पहले आपके पास एविडेंस, जो प्रॉपर एविडेंस है वो मिलता है आपके पास पिनेकल पॉइंट में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इतनी इसकी डेटिंग की गई है। बट कई साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव अ साइट इन मोरक्को, वहाँ पे 2 मिलियन ईयर अगो भी आपको फायर जो है वो मिलती है। ठीक है, फायर के एविडेंसेस आपको प्राप्त होते हैं। सो होमो इरेक्टस हैड नॉट ओनली परफेक्टेड इन द टूल कंसिडरेबली, बट वो फायर को कैसे जलाना है और फायर को कैसे कंट्रोल करना है वो सीख चुका था। ठीक है, होमो इरेक्टस। विद फायर ह्यूमंस प्रॉपरली कुक कर पाए हैं, अपने आप को गर्म रख पाए हैं, डार्क प्लेसेस में वो छुप पाए हैं, प्रेडेटर से बच पाए हैं। इसी के साथ आपकी जो आपके पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हुई है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है तो आपके पास लैंग्वेज भी डेवलप हुई है। देन रिलीजियस बिलीव्स। तो सबसे पहले जो आपके पास रिलीजियस बिलीव्स का प्रमाण है वो आपके पास 60,000 साल पहले मिलता है नियंदरथाल के पीरियड में। ठीक है, तो नियंदरथाल के पास आपके पास दीज साइट्स आर इन इटली। ठीक है, आर्कियोलॉजी में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे इसको, ये इटली में साइट्स हैं। ठीक है, तो इटली में आपको कुछ केव्स मिली हैं जिसमें आपको कुछ रिलीजियस सेरेमनीज, रिलीजियस बिलीफ्स देखने को मिले हैं। देन लैंग्वेज। सी, लैंग्वेज इज अ कम्प्लेक्स फिनोमेना। टू स्पीक अ लैंग्वेज यू नीड बोथ। आपको अपना ग्लॉटल भी चाहिए। ग्लॉटल का मतलब है वो पूरा सिस्टम, वो पूरा ऑर्गन सिस्टम जो साउंड में काम आता है। ठीक है, आपको सब ग्लॉटल, लेरिंग्स और सुपर ग्लॉटस और अपर सुपरा लेरिंग्स ट्रैक्ट वो भी चाहिए। प्लस आपको ब्रेन चाहिए ताकि आप अपनी थॉट्स को कंप्रीहेंड कर सकें, सामने वाले के थॉट्स को भी आप कंप्रीहेंड कर सकें। फिर उसके बाद आप एक मीनिंगफुल जवाब तैयार करके अपने मसल्स को कोऑर्डिनेट कर सकें और उसका जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, सो लैंग्वेज और स्पीकिंग अ लैंग्वेज इट इज अ क्वाइट कंप्लेक्स फिनोमिना। वो काफी कंप्लेक्स फिनोमिना बन जाता है। यू नीड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑल्सो, मेंटल ऑल्सो। सो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में आपके पास वन इज द सबग्लॉटल। जो आपके पास सबग्लॉटल कंपोनेंट है दैट इज योर लंग्स एंड द मसल्स ऑफ द लंग्स, जो कि मेरी विंड पाइप से हवा को पंप कर रहे हैं जोर जोर से।
जो आपके पास सब ग्लॉटल कंपोनेंट है ये आपके पास बाकी एप्स में, बाकी एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। देन उसके पास इसके बाद आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? इट इज दिस साउंड बॉक्स। तो ये जो साउंड बॉक्स है ये आपके पास आपकी जो एयर है इसको रेगुलेट करता है, ठीक है, नीचे वाली एयर को ऊपर रेगुलेट करता है। एंड देन यू हैव द अपर सुपरा लेरेंजियल ट्रैक्ट और द सुपरा सबग्लॉटल सुप्राग्लॉटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो चीजें हैं, देखिए आपका लेरिंग्स रेगुलेट करेगा, देन उसके बाद आपकी जो जीभ है वो चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करती है और एक साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो हमारे अंदर है एवोल्यूशन के पीरियड में जो अलग चीज़ें हुई हैं, इट इज़ इन दी लेरिंग्स एंड दी सुपरा लेरेंजियल ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें आपके पास जो बदलाव हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो उसमें आई हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैव बीन डेवलप्ड इन द humans. The second thing is in the brain, the changes in brain. In brain you have these three things: Broca, Wernicke, and you have the angular gyrus. Due to these changes in the brains, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, and then you have the bigger cerebral cortex. ये जो सारी चेंजेस हैं ये आपके पास 1.8 मिलियन ईयर अगो जो आपके पास होमिनिड फॉसिल्स मिले हैं आपको, उसमें देखने को मिलती हैं। बिकॉज यू हैव ऑल दोज थिंग्स इन 1.8 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्विंग, सो वी कैन से कि आपके पास जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, सॉरी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो आपके पास 1.8 मिलियन ईयर अगो होना शुरू हो गया था। और इंटरेस्टिंगली इनफ इसी के साथ ही 1.8 मिलियन ईयर अगो ही आपके पास जो टूल कल्चर है, मेकिंग ऑफ टूल है, वो भी शुरू हो जाती है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टूल मेकिंग एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज। और इसी के साथ ही 1.8 मिलियन अगो ही आप टूल बनाना स्टार्ट करते हो। थोड़े टाइम बाद या फिर उसी टाइम के ऊपर आपके पास फायर आ जाती है, आप बढ़िया मीट खाना स्टार्ट कर देते हो, आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है। सो इट इज इन दिस 1.8 मिलियन ईयर्स to 1.5 to 4 million years that a man was completely detached from its ape ancestors, कि जो इंसान है वो अपने ape ancestor से बिल्कुल डिटैच हो जाता है। ओके, सो आई थिंक यू आर एबल टू कंप्रीहेंड द थिंग्स। चीज़ों को समझें, चीज़ों को मतलब थोड़ा सा आगे लेके जाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसमें आप सिंपली चीज़ें और वो डायग्राम बना के नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। देन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एवोल्यूशनरी स्टेप, रादर आई वुड कॉल द रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट हैज़ बीन happened in the human history. So agriculture it developed during 10,000 years ago. 10,000 years आपके पास एग्रीकल्चर डेवलप हुई। एग्रीकल्चर की वजह से यू हैड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होना स्टार्ट हो गया। ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल देयर वाज अकमुलेशन ऑफ फैट इन वीमेन बॉडीज, वुमेन की बॉडीज़ में फैट की अकमुलेशन होनी स्टार्ट हो गई। मैं जानबूझ के वुमेन यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ फीमेल, बिकॉज अब तक इन द हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज ऑल्सो देयर इज डिफ्रेंसिएशन इन द जेंडर रोल।
जेंडर रोल के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में भी। तो इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम दैट बिफोर 10,000 years ago also there was differentiation between the human sexes, and the society, an evolved society had already developed। ठीक है, कि एक इवॉल्व्ड सोसाइटी, एक विकसित सोसाइटी ऑलरेडी बन चुकी थी उस टाइम के ऊपर। ठीक है, सो 10,000 साल पहले आपके पास मिडल ईस्ट में एग्रीकल्चर आपके पास देखने को मिलता है। तो विमेन में आपके पास फैट का अकोमोडेशन होना स्टार्ट हो गया। ड्यू टू दिस अकोमोलेशन ऑफ फैट उनका रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो बढ़ गया। यू हैड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसी के साथ यू हैड टू डेवलप पॉटरी। एग्रीकल्चर के टाइम के ऊपर ही आपको पॉटरी मिली, आपने पॉटरी का विकास किया, घड़े बनाने स्टार्ट किए। पॉटरी के विकास के साथ आप नदियों से दूर, वाटर सोर्स से दूर कहीं पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, वहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन दैट हैपेंड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। एंड दिस चेंज हैपेंड अबाउट 10,000 years ago। ये 10,000 साल पहले शुरू हुआ मिडल ईस्ट में। ठीक है, सो दीज आर द बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे इतना एक्सप्लेनेशन आपसे हो नहीं पाएगा। रादर ट्राई टू राइट द पॉइंट्स ओनली। ठीक है, कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने डेट्स बताई हैं, जो मैंने हाइपोथेसिस लिखे हैं, जस्ट एक बार लिख तो दो। ठीक है, अगर आपके पास ये प्रश्न 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है 10 मार्क्स में पूछने की, अगर 15 मार्क्स में पूछा जाता है, एटलीस्ट यू हैव टू राइट। ठीक है, डार्विनियन हाइपोथेसिस, कम से कम नाम तो लिख दो। ठीक है, लव जॉय हाइपोथेसिस नाम लिख दो, डेविस हाइपोथेसिस या फिर क्लाइमेट चेंज हाइपोथेसिस नाम लिख दो। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में कोई तकलीफ हो रही है, जस्ट राइट द कीवर्ड, तो कीवर्ड लिख दीजिए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपको लमार्क की जो थ्योरी है, लमार्क का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, उसको आपको डिस्कस करना था। सो सबने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया, सबका आंसर बड़ा कम्प्रीहेंसिव आंसर था, बहुत अच्छा आंसर था। क्रिटिसिज्म प्रॉपर दिए गए हैं, उनके लमार्क के पोस्टुलेट प्रॉपरली लिखे हैं, एग्जांपल्स प्रॉपरली दी हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स ने लमार्क की थ्योरी को सब्सटेंशिएट किया है, सपोर्ट किया है, उसको प्रॉपरली लिखा है। सो एवरीवन हैज़ रिटन गुड। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है सबने, कंप्रीहेंसिवली लिखा है, बढ़िया से लिखा है सबने। सो आई डोंट थिंक कि लमार्क का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है इस क्वेश्चन का, वो सबसे ज़्यादा है आपके पास डेफिनेशन ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशन। सो सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन है अडेप्टिव रेडिएशन की, वो जानुश ने दी है, बटनर जानुश ने दी है। तो उन्होंने कहा है दैट रैपिड इंक्रीज इन द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एनी इवॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एवोल्यूशन इट इज कंटिन्यूस। evolving group of organisms into several distinct ecological niche to which particular group is adapted particularly is called adaptive radiation। तो होता क्या है कि आपके पास जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये एक इकोलॉजिकल नीश है। इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर इकोलॉजी जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सूट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस रामेडस की मैंने पहले एग्जांपल दी है। तो इकोलॉजी कौन सी सूट कर रही थी उसको?
टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी सूट कर रही थी। क्यों? क्योंकि ऊपर उसको भोजन नहीं मिल पा रहा था, उसको टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी सूट कर रही थी, ठीक है। लेकिन वो ऊपर रह रहा था। भाई क्यों ऊपर रह रहा था? पेड़ के ऊपर क्यों रह रहा था? अगर नीचे रहता तो आपको कोई सेबर टूथ मार जाता, ठीक है, तो उसको कोई सेबर टूथ उसकी हंटिंग कर जाता। सो दिस इज द इकोलॉजिकल नीश। तो उसका इकोलॉजिकल नीश दिन के टाइम के ऊपर क्या था? आर्बोरियल था। वो जो निचली ब्रांचेस हैं, पेड़ की जो निचली ब्रांचेस हैं जिसमें सेबर टूथ नहीं पहुंच सकता और वो प्रॉपरली रह सकता है वहां पे वो रह रहा था। रात को वो नीचे आता था जब सेबर टूथ सो जाता था, और नीचे आके अपनी जो हंटिंग गैदरिंग थी वो करता था, अपना पेट भरता था, और फिर उसके बाद सुबह होते ही ऊपर चढ़ जाता था। तो इसको कहते हैं आप इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजी का वो हिस्सा जहां से आपका एक ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल सर्विसेज और गुड्स ले रहा है। इकोलॉजिकल सर्विसेज और गुड्स का मतलब खाने की जो वस्तु है वो वहां से ले रहा है, ठीक है, खाना वहां से वो खा रहा है। सो व्हेन देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, द कंपटीशन इन दैट इकोलॉजिकल नीश इट इंक्रीजेस। जब आपका पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उस इकोलॉजिकल नीश में, इस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीश में पॉपुलेशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। व्हेन यू हैव द रैपिड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, तो कंपटीशन, पॉपुलेशन के साथ आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यू टू कंपटीशन, जो बहुत बढ़िया से अडेप्टेड यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, बाकियों को वो बाहर धकेल देते हैं, और फिर बाकियों को और इकोलॉजिकल नीश में जाना पड़ता है, और बाकी इकोलॉजीज में जाना पड़ता है। इस इकोलॉजी में अगर तो वो अडेप्ट हो पाए देन इट इज़ गुड एंड वेल इनफ। तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं अडेप्टेशन के लिए, इसी को आप अडेप्टेटिव रेडिएशन कहते हो। जो मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, दे आर कैंसल्ड आउट, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस चीज़ को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड, इट इज़ द इकोलॉजिकल नीश। भाई इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन या फिर इकोलॉजिकल नीश को एक आध लाइन में समझा जरूर दीजिएगा, दैट व्हाट इज द इकोलॉजिकल नीश। एक बार जब आप डेफिनेशन देते हो, नीचे आपका अपना जो व्यू है या फिर आपका जो अपना विचार है या फिर डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन है वो एक आध लाइन में ज़रूर लिख दीजिए। अगर आप उस चीज़ को एक आध लाइन में लिख देते हो, इट बिकम्स अ गुड कनेक्टर बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी पार्ट। ओके, तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में। इकोलॉजिकल नीश का फिर उसके बाद सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है ये फिंचेस वाला, डार्विन की फिंचेस। देखिए डार्विन की फिंचेस का एक आपके पास फाउंडर स्पीसीज थी। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आई वुड से कि डायग्राम बनाइए। डायग्राम देखिए, यहाँ पे चिड़िया बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बीक्स, ठीक है, इनकी चोंच का डायग्राम बना दीजिए। और सभी फिंचेस को बनाने की ज़रूरत नहीं है, दो फिंचेस या फिर 3 फिंचेस भी बना दोगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सिर्फ ऐसे दिखा दीजिए कि नेक्टर वाली फिंचेस की बीक जो है वो इस तरह से है। फिर उसके बाद जो इंसेक्ट वाली है फिंच, उसकी बीक ज़रा सी छोटी है, ठीक है, क्योंकि उसे डिग करना पड़ेगा। बड़ी बीक जो है वो नैरो होती है, वो प्रॉपरली फ्लावर में जाके नेक्टर पी सकती है, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है लीवी को। देन उसके बाद लीव्स वाली जो है वो हल्की सी ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। फिर उसके बाद जो सीड वाली है या फिर फ्रूट वाली है वो और मोटी हो जाएगी, वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बीक्स हैं वो सिर्फ बना दीजिए, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नथिंग मोर देन दैट। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है, इकोलॉजिकल नीश के बारे में लिखना ज़रूरी है, जानूस की डेफिनेशन ज़रूरी है। जानूस की डेफिनेशन सबने लिखी है और कोई डेफिनेशन लिखी नहीं है किसी ने, ठीक है। मेथडोलॉजी क्या है वो लिखना ना लिखना आपकी मर्ज़ी है। फीचर्स ऑब्वियसली सब लिखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि फीचर के बगैर तो कुछ बनेगा नहीं,
ठीक है, ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।